सो वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, वंस अगेन आई एम हियर और कंटिन्यू करने जा रहे हैं आज का ये टॉपिक जो है फाइंडिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसमें सबसे पहले हमने देखा था सिमेट्री, जिसके दो टाइप्स हमने देखे थे, लेफ्ट राइट सिमेट्री एंड अप डाउन सिमेट्री। उसके बाद हमने इन दोनों को पढ़ने के बाद ये देखिए, अब ये आज जो पढ़ने जा रहे हैं फाइंडिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाय द शेप सिमेट्री। अब ये शेप सिमेट्री कैसी होती है इसको देखते हैं। ये हमें एक क्यूब दिया है, दिस इज अ क्यूब, और इस क्यूब के 12 साइड्स है। कितने साइड्स होते हैं? 12 होते हैं। कैसे? ये देखो ना, ये सामने वाले 4 और उस साइड वाले 4 और बीच वाले 4 जोड़ने वाले कितने हो गए? 12, राइट। अब अगर रेजिस्टेंस हर एक ब्रांच का, मतलब हर एक साइड का जो रेजिस्टेंस है, इफ दैट रेजिस्टेंस इज R, अगर इसका रेजिस्टेंस R है, आपसे पूछा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द क्यूब। इस क्यूब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? अगर यहां से करंट अंदर आता हो और यहां से करंट अगर बाहर जाता हो तो इस क्यूब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना रहेगा, ये क्वेश्चन है। आइए इसको देखते कि कैसे सॉल्व करें हम। बड़ा आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले यहां पर ये कैसा सिमेट्री है ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें सिमेट्री आखिर कैसा है ये हम देखेंगे, जानेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं अगर इसको नाम दे दूं, अलग अलग नाम दे देता हूं इसको, तो सबसे पहले अगर इसको मैंने नाम दे दिया ABCD और ये हो जाएंगे EFGH, ABCD, EFGH, इस तरह से हमने नाम दे दिए इस क्यूब को, ठीक है। अब हमें क्या करना है बेटे, ध्यान दीजिए। अब सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो करंट कहां से अंदर जा रहा है, बताइए। कौन से पॉइंट से करंट अंदर जा रहा है? सो करंट इज एंटरिंग एट पॉइंट D, और जब करंट D पर पहुंचेगा तो अब उसको जाने के लिए कितने रास्ते हैं? इस करंट को अंदर जब जाएगा ये क्यूब के अंदर, तो इसके पास कितने रास्ते हैं, कितने रास्तों से जा सकता है? तो एक रास्ता है D to C, एक रास्ता है D to H, तीसरा रास्ता है D to A, इस तरह के 3 रास्ते हो जाएंगे। अब अगर ये तीनों रास्तों में अगर देखा जाए तो इसका रेजिस्टेंस है R, इसका भी रेजिस्टेंस R, इसका भी रेजिस्टेंस R, है ना। आगे अगर देखेंगे आप तो इसके आगे, इस C से आगे 2 रेजिस्टेंस है R एंड R, H के आगे भी 2 रेजिस्टेंस R एंड R, इस A के आगे भी 2 रेजिस्टेंस R एंड R। इस तरह से अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि पहले 3 भागों में आपका करंट बटा था, उसके बाद आगे जाके फिर से 2-2 रास्तों में बढ़ गया, और जब 2 रास्तों में बढ़ गया उसके बाद फिर से जहां पर भी पहुंचा वहां से अब फाइनली F पॉइंट पर मिल रहा है। सारा का सारा करंट सिमेट्रिकली फ्लो हो रहा है। सारा का सारा करंट यहां से सिमेट्रिकली फ्लो हो रहा है। अगर सिमेट्रिकली यहां तक पहुंचा, इस पॉइंट F पर अगर आपका करंट पहुंचा सिमेट्रिकली, तो क्या होगा? तो देखिए, तो हम मानेंगे कि जहां पर सिमेट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो सारे पॉइंट्स इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हो जाएंगे, है ना। सो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस सिमेट्री में D के बाद एक रास्ता R, दूसरा C to G
दूसरा ये भी R, और फिर से ये R, ठीक है। तो 1, 2, 3 रेजिस्टेंस के बाद यहां पर करंट पहुंच रहा है। उसके बाद अगर D से लेकर H तक गया तो H से लेकर E और E से लेकर F, मतलब 3 स्टेप्स में F तक पहुंच रहा है। तो आप कोई भी रास्ता लीजिए, आपको दिखेगा कि करंट हैज मिनिमम 3 रेजिस्टेंसेस फ्रॉम पाथ D टू पाथ E। और इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे कि मान लो कि ये है पॉइंट D, तो D के बाद जितने पॉइंट्स आते हैं, जैसे ये है C, ये है H और ये A, ये सिमेट्रिक पॉइंट्स हैं। सो हियर सिमेट्रिक पॉइंट्स, जो सिमेट्रिक पॉइंट्स है उनको पहले लिखना पड़ेगा। इन्हीं को इक्विपोटेंशियल भी कहा जाएगा, इनको इक्विपोटेंशियल कहा जाएगा, क्योंकि इनमें जो करंट है वो सेम फ्लो हो रहा है, तो मतलब इन सब में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ओके, तो चलिए CHA, तो CHA, ठीक है, तो ये 3 सिमेट्रिक है। उसके बाद अब देखिए F के लिए, F की बात अगर करें तो F के पहले 3 आते हैं E, B और G। देखिए E, B, G, ठीक है, तो वो ये E, B, G जो है वो सिमेट्रिक है। E, B और G ये तीनों सिमेट्रिक हैं। क्या ये समझ में आया? और D और F एंड पॉइंट्स है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि करंट यहां से स्टार्ट हुआ, कहां से? पॉइंट D से करंट स्टार्ट हुआ, D से लेकर करंट गया एक ऐसा पॉइंट जो AHC के बराबर है, या तो A बोलो, या तो H बोलो, या तो C बोलो, ठीक है। उसके बाद यहां से करंट आगे चला गया, आगे जाके करंट ने यहां पर पहुंचा, तो यहां पर EB या फिर G पॉइंट पर पहुंचा, और फाइनली यहां से करंट पहुंचा अपना लास्ट पॉइंट जो है F। इनके बीच में ये रेजिस्टेंसेस होंगे। अब ध्यान दो, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, तो अगर ये ध्यान में रह गया तो बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझ पाओगे। देखिए पॉइंट D जो है, इस पॉइंट D से करंट कहां कहां जाता है? तो एक ब्रांच जाता है C को, एक ब्रांच H को, एक ब्रांच A को, लेकिन ये तीनों के तीनों सिमेट्रिक है, तो तीनों रेजिस्टेंस आपस में कैसे रहेंगे? पैरेलल। तो मैं कहूंगा कि पॉइंट D से 3 रेजिस्टेंसेस जाते हैं, और ये तीनों के तीनों आपस में पैरेलल है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये पहला कहां? AHC, इन 3 पॉइंट्स को AHC, ठीक है। आगे, अब A से आगे अगर देखा जाए तो A से आगे 2 ब्रांचेस जाती हैं, H से आगे 2 ब्रांचेस जाती है, C से आगे 2 ब्रांचेस जाती है, तो मतलब टोटल 6 हो जाएगी। A से आगे 2, H से आगे 2 और C से आगे 2, और जा कहां रही है? या तो E को जा रही है, या तो B को जा रही है, या तो G को जा रही है। तो इसका मतलब यहां से लेकर 6 ब्रांचेस, मतलब 6 रेजिस्टेंसेस आपस में पैरेलल किसको जाएंगे? EBG को। तो मैं कहूंगा कि यहां पर ऐसे इस तरह से 6 रेजिस्टेंसेस हमें ड्रॉ करने होंगे। इस तरह 6 रेजिस्टेंसेस मैंने ड्रॉ कर लिए। ये 6 रेजिस्टेंस A, H और C से लेकर E, B और G को जाने वाले कितने रास्ते हैं? 6 रास्ते हैं। क्या ये समझ में आया? या इसके बाद अब EBG से लेकर आगे
E से लेकर एक रास्ता F को, B से लेकर एक रास्ता F को और G से लेकर एक रास्ता F को, तो ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो इसके बाद फिर से 3 पैरेलल रास्ते F को पहुंच रहे हैं और ये बन गया आपका इक्विवेलेंट सर्किट। ये क्या बना? इक्विवेलेंट सर्किट। अब क्या इसको सॉल्व करना आसान है? बड़ा आसान है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? तो ये होगा आपका R R R, तो R/3 क्योंकि पैरेलल में है, सो दिस इज पॉइंट D, D से लेकर एक रेजिस्टेंस जिसका नाम होगा R/3, दूसरा रेजिस्टेंस होगा ये R/6 क्योंकि 6 रेजिस्टेंस है सारे, तो R/6 हो जाएंगे बेटा। और उसके आगे यहां से फिर से 3, सो R/3, दिस इज योर R/3 एंड फाइनली वी हैव रीच्ड पॉइंट F। इस तरह से ये होगा और इसीलिए अब इन तीनों को सीरीज में ऐड कर दो। कितना आसान है। सो ये बेटे अगर देखेंगे तो इन तीनों को सीधा सीधा ऐड कर दो, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। सो वी विल राइट R इक्विवेलेंट कितना बनेगा, R/3 प्लस R/6 प्लस R/3 दैट इज इक्वल टू, इनका एलसीएम 6, ठीक है। और इसीलिए 2R प्लस 2R and that gives me 5R/6, that is the equivalent resistance between the two diagonals of the cube, ठीक है। तो इसको फास्ट लिखो, ये होगा आपका इस तरह से क्यूब को हम आसानी से सॉल्व करके देख सकते हैं। तो क्या समझ में आया? आगे बढ़े अभी हम। ग्रेट। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम थोड़ा अगर प्रॉब्लम चेंज कर दिया जाए तो अब उसका नेक्स्ट मेथड मैं आपको बताता हूं। और ये जो नेक्स्ट मेथड है बेटे, दिस इज द मेथड ऑफ KVL to find equivalent resistance, ठीक है। मेथड ऑफ KVL टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये हमें पढ़ना है। तो अब ये क्या है, पहले इसके बारे में देखते हैं। मेथड ऑफ KVL क्या है, इसको आइए देखते हैं। हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था, वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन अगर रहता, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का इक्विवेलेंट ढूंढना बड़ा आसान होता है ना। लेकिन जब अनबैलेंस्ड हो जाएगा, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा बेटे, तो अब उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढते कैसे, इसको देखते हैं। आइए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। ये एक रेजिस्टेंस है, एक नेटवर्क है ऐसा, और इसमें आपको दिया है प्यारे बच्चों 5 2 3 2 4, ठीक है। इस तरह से ये रेजिस्टेंसेस आपको दिए हैं और आपसे पूछा है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है ये बताइए।
तो अब अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या ये बैलेंस्ड है? इज दिस व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड? नहीं ना। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड नहीं है तो फिर इसको हम कैसे सॉल्व करें? देखिए, ध्यान दीजिए। अब 5/2 इक्वल्स टू 3/2 नहीं है, इसलिए अनबैलेंस्ड है। ठीक है, वेरी गुड, अनबैलेंस्ड है, ये तो सर समझ गया हमें। लेकिन अब केवीएल लगाना है हमें। केवीएल का मेथड मैं आपको पढ़ा रहा हूं, किस तरह से केवीएल लगाकर हम इसको कर सकते हैं। इसमें कोई सिमेट्री है क्या? नहीं है। अप डाउन सिमेट्री नहीं, लेफ्ट राइट सिमेट्री नहीं, कोई शेप सिमेट्री नहीं, तो फिर कैसे करें सर? तो अब आइए देखते हैं इसको हम कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले एक काम करो, इसको सर्किट बना के इसको एक बैटरी लगा दो। ये देखो, मैंने एक बैटरी लगा दिया और इसका ईएमएफ है ई। ये मैंने बैटरी इसको कनेक्ट कर दिया जिसका ईएमएफ कितना है? ई। ठीक है। अब अगर देखा जाए तो आपके सर्किट में, इन दिस सर्किट इफ यू सी प्रॉपरली, तो करंट आई यहां से फ्लो होगा, ऐसा मान लेते हैं। करंट आई, ये है करंट आई, ये करंट आई यहां से जब यहां पर आएगा तो दो रास्तों में बढ़ जाएगा। मान लो कि यहां से करंट आगे चला गया I1, तो यहां पर कितना आएगा भाई? I माइनस I1, I माइनस I1, इतना करंट इसमें आएगा। बहुत बढ़िया। अगर I1 करंट यहां पर पहुंचा, अगर I1 करंट यहां से लेकर यहां तक अगर पहुंचा, तो अब यहां पर भी दो रास्ते हैं इसको जाने के लिए। तो एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर। तो I1 में से मान लो कि I2 इस साइड में चला गया, तो इसमें कितना चला जाएगा? I1 माइनस I2। अब I2 इधर चला गया, यहां पर आया, ये I माइनस I1 और उसमें मिल गया I2। क्यों भाई? ये I माइनस I1 था, उसमें I2 मिल गया, तो ये बनेगा I माइनस I1 प्लस I2। कितना बनेगा? I माइनस I1 प्लस I2, इस तरह। तो ये बनेगा I माइनस I1 प्लस I2, इतना करंट यहां पर फ्लो होगा और ये दोनों मिलेंगे तो फिर से I करंट बाहर यहां पर चला आएगा। तो ये करंट का हमने पहले एनालिसिस देख लिया कि किस तरह से अलग अलग जो करंट्स हैं, तो वो करंट्स हमें इसको दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम अलग अलग सर्किट्स में केवीएल को अप्लाई करेंगे। अब देखिए, हम अप्लाई कर रहे हैं केवीएल टू द फर्स्ट लूप। ये पहले वाले लूप को हम केवीएल अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं केवीएल अप्लाई करूंगा पहले वाले लूप को, इस लूप को क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज की बात करें, केवीएल टू फर्स्ट लूप, ठीक है, सबसे पहले लूप को अगर केवीएल लगा दे हम, तो क्या होगा? देखिए, यहां पर मैं जा रहा हूं जिस दिशा में, उसी दिशा में करंट पीछा कर रहा है। करंट पीछा कर रहा है, याद है ना? करंट पीछा कर रहा है। जब आपका करंट पीछा कर रहा है तब आपको क्या करना है? लेना है नेगेटिव। अरे कोई आपका पीछा कर रहा है, गलत बात है ना? सही बात है ना? उसके बाद करंट सामने से आया, क्या बोला? हाय हेलो, क्या लेना है? पॉजिटिव। और ईएमएफ के लिए मैंने बताया था, अंधकार से प्रकाश की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव बात है, अच्छी बात है, और अगर प्रकाश से अंधकार की तरफ आएंगे, पॉजिटिव से निगेटिव आएंगे तो निगेटिव लिया जाएगा। इसीलिए 5I1 जो होगा वो माइनस होगा, माइनस 5I1, राइट। उसके बाद यहां पर फिर से पीछा कर रहा है, 4I2 माइनस 4I2, एग्रीड। उसके बाद यहां पर पहुंचे तो प्लस 3I माइनस I1, क्योंकि करंट सामने से आया, क्या बोला?
हाय हेलो और इसीलिए प्लस। सो 3 into I minus I1 and that should be equals to 0. That is equals to 0. इसके बाद अब आगे चलते हैं। इसको थोड़ा अगर हम सॉल्व कर लें, -5I1 -4I2 प्लस 3I माइनस 3I1 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। इनमें I1 ऐड कर दो, -8I1 -4I2 प्लस 3I शुड बी इक्वल्स टू 0। ये है आपका पहला इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे अपन। उसके बाद अब हम बात करेंगे सेकेंड लूप की। फिर से सेकेंड लूप में लगा दो। चलो यार सेकेंड लूप में लगा देते हैं। अगर सेकेंड लूप की बात की जाए तो सेकेंड लूप में देखो 2, अब ये फिर से -2 I1 माइनस I2 और यहां पर अगर देखा जाए तो करंट यहां से आ रहा है, सामने से क्या बोलेगा, हाय हेलो, तो लेना है पॉजिटिव, +2 I माइनस I1 प्लस I2। क्यों भाई? उसके बाद पहुंचे हम यहां पर, फिर से करंट सामने से आया, क्या बोला, हाय हेलो, तो +4I2 शुड बी इक्वल्स टू 0 हो गया, है ना। बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके देखो क्या बनता है, 2I1, ये माइनस माइनस +2I2 प्लस 2I माइनस 2I1 प्लस 2I2 प्लस 4I2 इक्वल्स टू 0, इस तरह बनेगा। और इसीलिए अगर इसको देखा जाए तो ये बनेगा आपका I1 और I1, दो ही I1 है, तो -2 -4 I1 -4 I1। I2 कितने हैं, ये 2 और ये 2 और ये 4, 6 हो गए, 6 I2। I2 है यहाँ पर 2 है और बस 2 ही है, 2I शुड बी इक्वल्स टू 0। इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर, बोलो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। यहां तक समझ आया सबको? लेकिन अब इनका हम क्या करें, आचार बनाए क्या? देखो यार, इसको कुछ तो काम में लाना पड़ेगा। कुछ ये इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को हम उपयोग करेंगे इनका, और उपयोग करके देखो अब जादू बन जाएगा। अब सबसे पहले ये तो आप समझ गए, है ना, ये तो आप समझ गए। 2 इक्वेशन कैसे बनाना है, केवीएल से इक्वेशन बन गया, बहुत बढ़िया। लेकिन अब काम की बात करते हैं। काम की बात यह है कि आप क्या करिए, एक ऐसा लूप लीजिए जिसमें ई जबरदस्ती आ जाए। एक ऐसा लूप जबरदस्ती ले लो जिसमें ईएमएफ वाला ई आ ही जाए, कहीं ना कहीं से ई को आना ही पड़ेगा। ऐसा वाला लूप एक कंसिडर करके इसको देखते हैं। तो आइए सबसे पहले एक इक्वेशन यहां पर मैं बना देता हूं, यहां पर ही बना देता हूं, फिर उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक लूप मैं ले रहा हूं, देखो यहां से बैटरी से लेकर ऐसे, फिर नीचे, फिर यहां से, फिर यहां बैटरी। चलो तो इनको जाते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज जाएंगे तो निगेटिव से पॉजिटिव क्या होगा, +E, तो ये +E, और यहां से आगे गए, यहां पर करंट पीछा कर रहा है तो निगेटिव, -3I माइनस I1। आगे गए हम, यहां पर पहुंचे, यहां से यहां करंट पीछा कर रहा है, फिर से -2 इंटू I माइनस I1 प्लस I2, यहां से पहुंचे यहां 0 हो गया। एग्रीड? तो यहां से बनेगा बेटा, ये बनेगा E माइनस 3I
प्लस 3i1 माइनस 2i प्लस 2i1 माइनस 2i2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस तरह से थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन केवीएल लगाना है तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन आंसर श्योर शॉर्ट आएगा। यस, और इसीलिए इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होंगे बेटे, तो ये सॉल्व करना आसान है, लेकिन घबराइए नहीं, थोड़ा लंबा हो जाता है प्रोसेस। ठीक है, थोड़ा प्रोसेस लंबा है, लेकिन यू कैन डू इट वेरी नाइसली। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 इसको नाम दे दिया हमने। अच्छा, इसमें कितने i, कितने i1, कितने i2 ये देखना पड़ेगा जरा। तो उसका मैं जो यहां पर लिख दूं क्या? नहीं, ये तो आपको नहीं दिख रहा है शायद, ये वाला पार्ट, तो मैं इसका लेखा जोखा यहां पर लिखा देता हूं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 तो आप समझ गए, 3 इक्वेशन यहां पर आ जाएगा। ई माइनस, इसको करा देते हैं ई माइनस 3i और ये और माइनस 2i, 5, बस 5, तो माइनस 5i। i1 कितने हैं? ये 3 और 2 5 i1 है, प्लस 5 i1 है। और i2 कितने हैं? i2 देखो जरा, i2 बस 2 ही है, सो माइनस 2i2 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 3, 3 इक्वेशन बन गए, वाह जी वाह। चलो अब क्या करना है आगे, अब देखो आगे वाला प्रोसेस। अब आगे के प्रोसेस में बेटे सबसे पहले ये जो 3 इक्वेशन हमारे पास बने, ये 3 इक्वेशन को बस मुझे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है और यहां से आंसर मिलेगा कैसे, तो ये देखना है, ध्यान दीजिए। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों में i1 i2 ये वेरिएबल्स है और i भी है उसके साथ। सिमिलरली अगर आप इनको देखोगे, i1 यहां पर है, यहां पर भी i2 है और यहां पर i है। अब मैं क्या करता हूं, इन 2 इक्वेशन में से या तो i1 को हटा दो या तो i2 को हटा दो। कितने वेरिएबल है बेटे? देखो ना, i1 है, i2 है, i, 3 वेरिएबल। इसमें कितने वेरिएबल? i1 i2 i, 3 वेरिएबल। इन 3 वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल को आप हटा सकते हो क्या? बिल्कुल, है ना, ये तो हमने पहले किया है। तो चलिए i1 को हटा देते हैं। किसको हटा देंगे? i1 को। तो i1 को हटाने का क्या तरीका है पता है आपको? i1 को हटाने का क्या तरीका है, देखा है कभी आपने i1 को हटाते हुए? हाँ, हमने देखा है सर। तो यहां पर -8 i1 दिख रहा है मुझे और यहां पर -4 दिख रहा है, तो क्यों ना हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और उसमें से माइनस करेंगे अपन 2 टाइम्स इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और एक में ऐड करना है। तो कैसे, देखिए, तो ये हो जाएगा -8 i1 -4i2 प्लस 3i शुड बी इक्वल्स टू 0, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और उसको माइनस करना है फिर। तो ये -8 i1 2 से मल्टीप्लाई करो प्लस 12 i2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो 4i शुड बी इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस कर दिया तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, -4 -12 इज -16 i2, ये तो जानते हो आप। ये 3 -4 मतलब -1, 3 में से 4 गए, 3 - 4 is -1 i and that is equals to 0।
तो यहां से बना -16i2 इक्वल्स टू I, तो I2 कितना बना -i/16, ये I2 बना। ठीक है, I2 इन टर्म्स ऑफ I बना। क्या ये समझ में आया? इसी तरह अब हम जैसे I1 को हमने हटा दिया था वैसे अब I2 को हटा देंगे। दो इक्वेशन से I2 को हटा दो तो I1 की वैल्यू बन जाएगी। क्यों भाई? चलिए तो फिर से इक्वेशन 1 में देखो ये -4i2 है, यहां पर 6i2 है, तो अब क्या करें हम? तो कुछ नहीं, इसको ये 6i2 दिख रहा है, ये -4 दिख रहा है, तो क्या करेंगे हम? इसको 6 बनाने के लिए, इसको जबरदस्ती अगर 6 बनाना है तो डिवाइड बाय 4 करिए, मल्टीप्लाई बाय 6 करिए। नहीं समझे? है ना? तो दिमाग यूज करिए। सो ये पहला इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 6/4 से। सो 6/4 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, इतना कर लो। 6/4 इंटू इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, ये करना है हमें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो कुछ नहीं, बड़ा आसान है। ये 6/4 से इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 4 से ये कट जाएगा, डायरेक्टली कर रहा हूं अभी, देखिए माइनस, ये 4 2 8 और ये 6 2 12, -12i1, ठीक है, -12i1। उसके बाद ये बन जाएगा -4 से ये 4 कैंसिल, -6i2 प्लस 6 3 8। तो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन समझ में आएगा, ठीक है। सो e-5i और +5, ये I1 और I2 का वैल्यू मैंने ढूंढा यहां से, समझा ना? ये I1 ढूंढा पहले, I2 ढूंढा और दोनों का वैल्यू यहां पर पुटअप कर दिया इक्वेशन नंबर 3 में। तो अब क्या हो जाएगा देखिए, अब बहुत बड़ा आसान है ये, E और सब में I कॉमन, सो प्लस I कॉमन और अंदर ये हो जाएगा -5 और ये प्लस, इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर लो। सो 5 5 25, 2 बचे 32 डिवाइड बाय 16, माइनस 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 प्लस हो जाएगा ये 2/16, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन ये सब हमने झंझट क्यों करवाया सर? क्योंकि बेटा इसमें E और I में अगर रिश्ता आ जाएगा तो E/I होता है रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसलिए ये सब हम कर रहे हैं। ये बन जाएगा E प्लस I, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा 16 और ये बनेगा 16 5 18 -80 प्लस 32.5 प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 0। ये बना E प्लस I, ये बना 34.5 में से 80 गए, सो 80 माइनस 34.5, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, सो दिस इज 5 एंड दिस इज अगेन 5 एंड दिस इज 4, 40.5। क्लियर? क्लियर? तो ये बना आपका -45.5/16 इक्वल्स टू 0। सो E डिवाइड बाय I विच इज इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, ये समझ में आ रहा है क्या बात? ये मैं जो बता रहा हूं ये समझ में आ रहा है क्या? इज इट अंडरस्टैंडेबल? ठीक है, सो इस तरह से ये जो है स्टेप ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये उधर जाके प्लस हो जाएगा बेटे, ठीक है, और ये I इसके नीचे आ जाएगा, आंसर आएगा 45.5/16 और इसको सिंपल कैलकुलेशन कर लो, दैट विल बी योर R इक्विवेलेंट। इज इट क्लियर? तो चलो इसको भी कर देते हैं, कितना बनेगा ये?
16 टू 32, ठीक है। कितने बचे? तो 13 बचे, है ना, 13 बचे। सो 16 टू जा ये हो गया, 16 7 जा, सो 2.7 समथिंग आएगा। दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली, दैट विल बी योर आंसर। इस तरह से हम इसके रेजिस्टेंस को ढूंढ सकते हैं। तो वो जो ओरिजिनल सर्किट था, जो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज था, क्या था वो? अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। सो दैट इज हैविंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2.7। इज इट क्लियर? इस तरह से केवीएल को अप्लाई करके आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को ढूंढ सकते हो। लेकिन बस इतनी ही बात है कि आपको दो इक्वेशन लेने हैं जिसमें I1 I2 आए तो आएंगे ही, लेकिन मिनिमम एक ऐसा इक्वेशन ले लो जिसमें आपका ईएमएफ हो। क्या हो? ईएमएफ। और ई और आई जो टोटल ईएमएफ, टोटल करंट, इनमें जो रिलेशन आएगा, सो दैट रिलेशन विल गिव यू द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो आज यही रुक जाते हैं। थैंक यू ऑल वेरी मच।